तो मेरे भाई मैंने फायर फोर्स का सीज़न 2 देख के कंप्लीट कर दिया है और मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सीज़न 1 से भी बहुत ज़्यादा हाइप था, क्योंकि जिस तरीके से हम चीज़ों को सेटअप कर रहे थे सीज़न 2 में, मतलब एक्शन पैक्ड ये पूरा सीज़न था। नैरेटिव्स, बाद में नए डेवलपमेंट्स, बहुत ज़्यादा क्रेजी चीज़ें चल रहा थी इस सीज़न में। सीज़न 2 का शुरुआत होता है शिनरा के साथ, जहाँ पर शिनरा जाता है कंपनी 4 के कैप्टन से मिलने के लिए, क्योंकि शिनरा जानना चाहता था कि क्यों कंपनी 4 का कैप्टन बार बार उसके $8 लिंक के जरिए से उसके विजन्स में आ रहा था। तो शिनरा बुक करता है अपॉइंटमेंट कंपनी 4 के कैप्टन के साथ, और हम देखते हैं कि शिनरा और कंपनी 4 का कैप्टन दोनों लोग बात कर रहे थे। दोनों लोग के बीच में कॉन्वर्सेशन चलता है $8 बस्ट को लेके, $8 लिंक को लेके। यहाँ पर कंपनी 4 का कैप्टन शिनरा को बताता है कि किस तरीके से उसको स्कार मिला था एक ग्रेट फायर में, और उस पूरे ग्रेट फायर का जो इवेंट हुआ था उसमें कंपनी 4 के कैप्टन ने एक्चुअल में एक एंजल को देखा था, या एंजल या डेवल, जो कुछ भी उसको तुम लोग बोलना चाहते हो, उसको देखा था यहाँ पर कंपनी 4 के कैप्टन ने। और वो एक तरीके से लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था कंपनी 4 के कैप्टन के लिए। ये सब सारी चीजें बताता है कंपनी 4 का कैप्टन शिनरा को। अब यहाँ पर कंपनी 4 का कैप्टन एक मैसोसिस्ट काइंड ऑफ इंडिविजुअल है, थोड़ा संकी है। वो शिनरा के अडोला बस्ट को एक्सपीरियंस करना चाहता था बार बार। वो चाहता था कि शिनरा उसको अपने अडोला बस्ट के जरिए से बर्न करे। तो यहाँ पर ये बंदा थोड़ा साइको या थोड़ा मतलब क्रेजी, ही इज लिटिल बिट आउट देयर, ऑलराइट। तो हम देखते हैं कि ये सब सारी चीजों में शिनरा बेसिकली अपने बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल खो देता है। ये पहली बार था जहां पर हम देख रहे थे कि जो विजन्स था, जो एक इंडिविजुअल बार बार इन्फिल्ट्रेट कर रही थी शिनरा के कॉन्शियसनेस को, वो हम देखते हैं। हमको एक फीमेल फिगर दिखाई देता है और ये इंडिविजुअल बार बार भड़का रही थी शिनरा को फाइट करने के लिए, लेट लूज करने के लिए। तो इवेंचुअली हम देखते हैं कि शिनरा थोड़ा क्रेजी मोड में चले जाता है। वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है, वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल खो देता है, और वो सब सारे लोगों के बेसिकली उन्हें अटैक करने लगता है। हम यहाँ पर देख रहे थे कि कंपनी 4 का लिeutenant कंपनी 4 के कैप्टन को काइंड ऑफ बफ कर रहा था ताकि वो शिनरा के साथ फाइट कर पाए। कंपनी 4 का जो कैप्टन है उसके पास कोई एबिलिटीज नहीं है, वो बेसिकली फायर फाइटिंग के बैकग्राउंड से आता है, तो उसके पास कोई एबिलिटी नहीं है, पर उसका लिeutenant उसको बार बार बफ दिए जा रहा था। पर इवेंचुअली हम देखते हैं कि हमारा भाई आर्थर आके शिनरा के साथ फाइट करता है। ये बहुत ज्यादा क्रेजी क्लैश था, आर्थर वर्सेस बजक मोड शिनरा। यहाँ पर हमको आर्थर का स्टोरी भी दिखाई देता है कि किस तरीके से, क्यों आर्थर बेसिकली बहुत ज्यादा डिल्यूजनल बंदा है, क्यों वो अपने आप को किंग मानता है, नाइट किंग मानता है, किंग ऑफ ऑल नाइट्स मानता है। मुझको पता नहीं यार, ये बंदा मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आता है। पर इसका जो बैक स्टोरी था वो बहुत ज्यादा ही कूल था, इन सेंस कि उसके माता पिता उसको अबेंडन कर देते हैं, उसको बोलते हैं कि हम लोग जर्नी पे जा रहे हैं, और बेसिकली उसके माता पिता आर्थर को बोलते हैं कि तू नाइट किंग है, ऐसा कुछ बोलते हैं उन लोग। तो मुझे पता नहीं है, ऐसा कोपिंग मैकेनिज्म में भी उसका दिमाग काइंड ऑफ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिल्यूजन को प्ले कर रहा है बार बार। पर यहाँ पर हमारा भाई नाइट किंग आर्थर बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं उसको शिनरा को रोकते हुए, और ये बहुत ज्यादा कूल था। हमको ये दिखाता है कि आर्थर कितना स्ट्रांग है। ये पूरा चीज होने के बाद हम लोग देखते हैं कि और एक अडोला बस्ट यूजर सीन पे आती है जिसका नाम है इनका। इनका को कुछ भी पता नहीं है कि वो अडोला बस्ट यूजर है, उसके साथ क्या चल रहा है। उसके पास एबिलिटी है कि वो अपने विजनरी स्ट्रिंग्स के जरिए से देख सकती है कि कहाँ पर नेक्स्ट फायर ब्लास्ट होने वाला है या नेक्स्ट क्या होने वाला है। वो एग्जैक्टली फ्यूचर नहीं देख सकती है, पर वो अपने स्ट्रिंग्स के जरिए से देख सकती है कि कब वो होने वाला है। तो ये नेक्स्ट अडोला बस्ट यूजर थी जिसको इवेंजलिस्ट और फायर फोर्स दोनों लोग अपने कस्टडी में लेना चाहते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इवेंजलिस्ट बेसिकली यहाँ पर टोक्यो एम्पायर पर अटैक भी करते हैं। हम लोग देख रहे थे इवेंजलिस्ट को अपने बग्स के जरिए से उन लोग कई सारे लोगों को इन्फर्नो में बदल देते हैं, बहुत ही मैसिव नंबर्स में लोगों को इन्फर्नो में बदल देते हैं। और जब कभी मैसिव नंबर्स में लोगों को इन्फर्नो में बदल दिया जाता है तब एक डीमन जन्म लेता है। तो यहाँ पर हम लोग वो डीमन भी जन्म लेते हुए देख रहे थे। तो इवेंचुअलिस्ट बेसिकली यहाँ पर केओस मचा रहे थे ताकि उन लोग बहुत ही सेफ तरीके से सिक्योर कर पाए नेक्स्ट पिलर को, जो है इनका, जो बेसिकली अडोला बर्स्ट यूजर है, उसको उन लोग सिक्योर करना चाहते थे। अब यहाँ पर हमको क्रेजी फाइट्स दिखाई दे रहा था, पर्टिकुलरली यहाँ पर हमको शिनरा वर्सेस चारून के बीच में फाइट दिखाई दे रहा था। चारून बहुत ज्यादा कूल कैरेक्टर है यार, चारून और शिनरा का क्लैश बहुत ज्यादा इंसेंट लेवल का था। यहाँ पर जो बंदा है चारून, वो बेसिकली सेकेंड जनरेशन पायरोकिनेटिक है। यहाँ पर उसका मतलब ये है कि वो सेकेंड जनरेशन फायर विल्डर है। उसका एबिलिटी ये है कि वो किसी भी फायर बेस्ड अटैक को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि शिनरा स्पीड बर्स्ट के जरिए से वो कई सारे किक अटैक मारे जा रहा था चारण के ऊपर, पर चारण बेसिकली वो अटैक्स
को काइंड ऑफ एब्जॉर्ब करके फिर से रिफ्लेक्ट कर रहा था शिनरा के ऊपर। हम इन्फर्नोस और डीमंस के केओस को भी हैंडल करते हुए देख रहे थे। फायर फोर्स को हम देखते हैं कि किस तरीके से माकी अपने एबिलिटी के जरिए से वो सब सारे फायर को एक लोकेशन पर लेके आती है और बाद में अल्टीमेटली उन लोग डीमन को भी उसी लोकेशन पर लेके जाते हैं। यहाँ पर हम लोग माकी को फायर को एक डायरेक्शन में लाके टॉर्नेडो में बदलते हुए देख रहे थे। इवेंचुअली ये जो डीमन पैदा हुआ था ये सब सारे केओस के दौरान, उसको हम लोग देखते हैं कि फायर फोर्स के बंदे कलेक्टिवली काम करके उन लोग ये डीमन को उस पूरे तूफान में ढकेल देते हैं और कुछ इस तरीके से ये पूरे डीमन का डेथ भी हो जाता है। और जो तूफान उन लोगों ने क्रिएट किया था उसको बेसिकली एक बंदा फायर फोर्स का उसको वो आइस में बदल देता है, जो बहुत ज्यादा क्रेजी बात था। ये पूरी चीज में हम देखते हैं कि शिनरा एक्चुअल में चारोन को डिफीट नहीं कर पाता है। वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है चारोन को हराने के लिए पर वो उसको हरा नहीं पाता है। हम देखते हैं कि ये पूरे बैटल में फिर भी चारोन का एक अपर एज था। शिनरा फिगर आउट कर पाता है कि किस तरीके से चारोन का एबिलिटी काम करता है पर फिर भी उसको वो कुछ काम नहीं आता है। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि इनका बाय हर सेल्फ वो मतलब विलिंगली वो जाती है, ज्वाइन करती है इवेंजलिस्ट को। और ये मेरे को कैरेक्टर उतना पसंद नहीं है यार इनका, मतलब मेरे को उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर, उसका पर्सनैलिटी कुछ भी पसंद नहीं है, ठीक है। पर एट द एंड ऑफ द डे इवेंजलिस्ट सिक्योर कर लेते हैं और एक पिलर को जो एक अडोला बस्ट है। ये सब सारी चीजें होने के बाद हम देखते हैं कि फायर फोर्स उन लोग एक टीम भेजते हैं चाइनीज पेनिनसुला में ताकि उन लोग जान पाए कि क्या रिलेशनशिप है अडोला बस्ट और इवेंजलिस्ट के बीच में। हमको यहाँ पर शिनरा, आर्थर, माकी, जगरनॉट, ओकन और बाद में लिचिट हमको दिखाई दे रहा था और कंपनी 4 का लिeutenant हमको दिखाई दे रहा था इस पूरे मिशन को लीड करते हुए। ये पूरा सेगमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि हम लोग एक फॉरेन लैंड में जा रहे थे और यहाँ पर हमको पता चलता है, यहाँ पर हमको दिखाई देता है मिनिएचर वर्जन ऑफ अमातेरासु। हमको पता है कि टोक्यो एम्पायर को अमातेरासु काइंड ऑफ फ्यूल कर रहा है, वो उनका मेन एनर्जी सोर्स है जिसके जरिए से एम्पायर थ्राइव कर रहा है। तो यहाँ पर हमको चाइनीज पेनिनसुला में भी एक अमातेरासु दिखाई देता है और जहाँ पर अमातेरासु है वहां पर हमको वेजिटेशन भी दिखाई देता है, फॉरेस्ट दिखाई दे रहा था जो बहुत ज्यादा इंसेन लेवल का था। चाइनीज पेनिनसुला के मिनिएचर अमातेरासु को हम देख रहे थे कि यहाँ पर एक डीमन और उसके मिनियंस गार्ड कर रहे थे और ये डीमन बहुत ज्यादा स्पेशल इस वजह से भी था क्योंकि यहाँ पर ये डीमन मतलब ह्यूमन स्पीच वो बेसिकली केपेबल था, वो बात कर सकता था। ये डीमन हमने देखा है कि प्रीवियसली भी एक डीमन बात कर रहा था जो इन्फर्नो में बदल गया था। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये भी डीमन बात कर रहा था और उसका मतलब वो रिलीजियस कई सारी चीजें बोल रहा था। अब ऑब्वियसली डीमन क्लास इन्फर्नो को हराने के लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल चाहिए रहता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर शिनरा पहले फाइट करने की कोशिश करता है ये डीमन को, पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है उस स्टेट में। तो इवेंचुअली हम देखते हैं कि ओगन यहाँ पर ओगन चिप इन करता है और वो शिनरा को बोलता है कि तू अपने थॉट्स को गैदर कर, तू अपने पावर अप्स को गैदर कर। और यहाँ पर शिनरा उसको बोलता है ओगन को कि क्या तू मेरे को टाइम दे सकता है। तो ओगन यहाँ पर हमको फाइट करते हुए दिखाई दे रहा था ये डीमन के साथ। ओगन हमको बजक मोड में जाते हुए दिखाई दे रहा था जो बहुत ज्यादा क्रेजी था। उसका मतलब पूरा बॉडी हमको काइंड ऑफ बर्न होते हुए दिखाई दे रहा था। यहाँ पर प्योर मतलब हैंड टू हैंड कॉम्बैट, प्योर मतलब इनाइलेशन दिखाई दे रहा था ओगन का इस डीमन के ऊपर हैंड टू हैंड कॉम्बैट के मामले में। अब जब ओगन फाइट कर रहा था ये डीमन के साथ तब हम देखते हैं कि शिनरा अपने अडोला लिंक के जरिए से विमेन इन ब्लैक के साथ बात कर पा रहा था। विमेन इन ब्लैक एक अडोला बर्स्ट यूजर थे। शिनरा विमेन इन ब्लैक से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको थोड़ा पावर ग्रांट करे यहाँ पर क्योंकि विमेन इन ब्लैक ऑलरेडी ऑक्युपाइड थे अमातेरासु को रन करने के लिए। ये पूरा फॉरेस्ट को उसने जो अमातेरासु के आसपास फॉरेस्ट है उसको वही मेंटेन कर पा रहे थे, उसी का पावर वो मतलब यूज करके मेंटेन करवा पा रही थी। तो विमेन इन ब्लैक बोलती है शिनरा को कि मैं ज्यादा तेरे को स्ट्रेंथ नहीं दे पाऊंगी पर मैं तेरे को मतलब इतना स्ट्रेंथ जरूर दे पाऊंगी कि तू बेसिकली 1 सेकंड के लिए मेरा पावर को यूटिलाइज कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि शिनरा उस पूरे 1 सेकंड को बहुत ही क्रेजी तरीके से यूटिलाइज करता है। हमको पता है कि शिनरा लाइट स्पीड से मूव कर सकता है, इस वजह से वो काइंड ऑफ टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। तो जो विमेन इन ब्लैक ने पावर दिया था शिनरा को जो अपेरेंटली 1 सेकंड के लिए लास्ट करने वाला था उसको शिनरा 1 या 2 मिनट तक लास्ट करवाता है या मोर देन 1 सेकंड वो लास्ट करवाता है। और हम देखते हैं कि शिनरा एब्सोल्युटली एनाइलेट कर देता है। शिनरा यहाँ पर 1-on-1 जाता है इस डीमन के साथ और उसको एब्सोल्युटली एनाइलेट कर देता है मेरे भाई। ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट था पूरे फायर फोर्स के स्टोरी लाइन में क्योंकि यहाँ पर हमको पता चल रहा था कि अमातेरासु का एक्चुअल में पावर अप करता है एक अडोला बर्स्ट यूजर। ये फाइंडिंग या ये एस्पेक्ट डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था होली सोल टेम्पल को या टोक्यो एम्पायर के स्क्रिप्चर्स को। ये अगर बात सच है तो उसका मतलब
ये होता कि इवेंजलिस्ट ने एक्चुअल में अडोला बर्स्ट यूजर्स को क्रिएट किया है और उन लोगों ने ही एक तरीके से टोक्यो एम्पायर को क्रिएट किया है या टोक्यो एम्पायर को फॉर्म किया है। पर यहाँ पर जो एक बात सेंस नहीं कर रहा है वो ये है कि अगर उन लोगों ने क्रिएट किया है टोक्यो एम्पायर को तो उन लोग अभी ग्रेट कैटेक्लिज्म लेके क्यों उन लोग मतलब फिर से उसको लेके आना चाहते हैं, क्यों उन लोग फिर से दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, सन में तब्दील करना चाहते हैं। ये काइंड ऑफ एस्पेक्ट सेंस नहीं कर रहा था। इसमें जो और एक एस्पेक्ट जुड़ जाता है वो है फेथ का, क्योंकि हमको पता है कि टोक्यो एम्पायर में उन लोग सन को एज अ रिलीजियस काइंड ऑफ एंटिटी मानते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पर ऐसा इंसिनुएट किया जा रहा है कि इवेंजलिस्ट रिस्पॉन्सिबल थे टोक्यो एम्पायर को फॉर्म करने के लिए, तो जो उन लोग प्रेयर कर रहे हैं क्या उन लोग इवेंजलिस्ट के गॉड को प्रेयर दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं? ये भी एक बहुत ही अच्छा खासा एस्पेक्ट आ गया था जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ये सब सारी चीजें होने के बाद हम लोग जोकर और बेनीमारू को दोनों लोगों को साथ में मिल के देखते हैं कि उन लोग जाके अटैक करते हैं होली सोल टेम्पल के ऊपर। उन लोगों ने अटैक किया होली सोल टेम्पल के ऊपर क्योंकि उन लोग जानना चाहते हैं कि ये जो होली सोल टेम्पल है उन लोग क्या छुपा रहे हैं, सच्चाई क्या है, वो उन लोग जानना चाहते थे। होली सोल टेम्पल के ऊपर अटैक करके हमको यहाँ पर बेनीमारू कई सारे लोगों को मतलब सुलाते हुए दिखाई दे रहा था। हमको यहाँ पर होली सोल टेम्पल का अंडरग्राउंड यूनिट के बारे में पता चलता है। ये यूनिट का जोकर भी एक टाइम पे हिस्सा था, उसको 5-2 बोला जा रहा था। ये काइंड ऑफ जोकर के थीम के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मिल रहा था क्योंकि एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं और यहाँ पर हमको समझ में आ रहा था कि किस तरीके से जोकर को अब्यूज किया गया था, किस तरीके से जो कमांडर था अंडरग्राउंड यूनिट का वो जोकर को अब्यूज करता है। और जोकर हमेशा से चाहता था, वो सच्चाई जानना चाहता था इस पूरे दुनिया के बारे में। वो मतलब भगवान ये सब सारी चीजों में विश्वास नहीं करता है, वो चाहता था कि उसको प्लेन ट्रूथ चाहिए। यहाँ पर जो होली सोल टेम्पल के अंडरग्राउंड यूनिट का कमांडर था और उसके बीच में जो फाइट था कमांडर और जो जोकर के बीच में फाइट था वो देखने लायक था मेरे भाई। यहाँ पर हमको रॉ इमोशंस दिखाई दे रहा था, पास्ट हिस्ट्रीज दिखाई दे रहा था, यहाँ पर जोकर का ट्रिकरी दिखाई दे रहा था हमको। ये विजुअली बहुत ज्यादा प्लीजिंग फाइट था यार। और जिस तरीके से जोकर ट्रिक करता है कमांडर को वो बहुत ज्यादा मतलब जोकर के कैरेक्टर को फिट करता है यार। और वो मतलब पूरा जो सेगमेंट था जोकर को हाइप अप कर रहा था इनसेन लेवल पे। ये पूरा फाइट कंक्लूड होने के बाद हम लोग जोकर और बेनीमारू को कन्फ्रंट करते हुए देखते हैं कंपनी 1 के कैप्टन को जिसका नाम है लियोनार्ड बर्न्स। हमको पता है कि कंपनी 1 डायरेक्टली होली सोल टेम्पल के साथ आता है, उन लोग मतलब साइड बाय साइड काम करते हैं। तो यहाँ पर हमको कोई क्लैश नहीं दिखाई दे रहा था लियोनार्ड बर्न्स वर्सेस जोकर या बेनीमारू, ऐसा कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर हमको लियोनार्ड बर्न्स कंपनी 1 के कैप्टन के बीच में और जोकर के बीच में क्या कनेक्शन है उसके बारे में पता चल रहा था। प्लस यहाँ पर हमको समझ में आ रहा था कि किस तरीके से लियोनार्ड बर्न्स भी सच्चाई की तलाश में बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा था और वो बताता है कि किस तरीके से होली सोल टेम्पल को भी पता नहीं है कि उनका हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से टोक्यो एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था। तो ये बहुत ज्यादा क्रेजी रेवलेशन यहाँ पर हमको मिल रहा था। पर लियोनार्ड बर्न्स हमको यहाँ पर एक जो पहला फाउंडर था जो राफेल द फर्स्ट था जिसने बेसिकली टोक्यो एम्पायर को स्टैब्लिश किया था अमातेरासु को डिस्कवर करने के बाद। यहाँ पर लियोनार्ड बर्न्स ने उसके वाइफ का डायरी खोज लिया था और उसके वाइफ के डायरी में ऐसा मेंशन किया गया था, ऐसा इंसिनुएट किया गया था कि राफेल्स द फर्स्ट जो अपने एक्सपीडिशन पे गया और एक्सपीडिशन पे आने के बाद जब टोक्यो एम्पायर उसने स्टैब्लिश किया उसके बाद मतलब जो राफेल द फर्स्ट था वो मतलब सेम बंदा नहीं था, वो सेम हरकतें नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई एक डिफरेंट बंदा है, उसकी वाइफ ऐसा बोल रही थी उसके बारे में। तो यहाँ पर ये इंसिनुएट किया जा रहा था कि राफेल द फर्स्ट को एक्चुअल में इवेंजलिस्ट ने काइंड ऑफ साइड में हटा के एक तरीके से उन लोगों ने पपेट राफेल द फर्स्ट काइंड ऑफ इंस्टॉल किया। हमको पता है कि एवेंजलिस्ट में एक बंदा है जो बेसिकली दूसरे लोगों का आइडेंटिटी को काइंड ऑफ एक्वायर कर सकता है। तो ये बहुत ज्यादा क्रेजी चीजें, क्रेजी डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो रहा था। अब ये सब सारी चीजों में विक्टर लिचिट जो बेसिकली कंपनी 8 का साइंटिस्ट है जिसको हाजिमा इंडस्ट्रीज ने भेजा था यहाँ पर कंपनी 8 में, वो एक रिपोर्ट लिखता है ये पूरे चाइनीज पेनिनसुला के इंसिडेंट के ऊपर। और वो यहाँ पर अपने रिपोर्ट में लिखता है कि किस तरीके से चाइनीज पेनिनसुला में जो बेसिकली अमातेरासु है उसको एक अडोला बर्स्ट यूजर चार्ज अप करता है, पावर अप करता है। उसी तरीके से जो टोक्यो एम्पायर का अमातेरासु है उसको भी कोई एक अडोला बर्स्ट यूजर चार्ज अप कर रहा है। प्लस यहाँ पर लिचित अपने रिपोर्ट में, विक्टर लिचित अपने रिपोर्ट में ये भी काइंड ऑफ इंसिनुएट करता है कि जो हाजिमा इंडस्ट्रीज का जो पायरोकिनेटिक का जो प्रोजेक्ट है उसके जरिए से उन लोग किसी न किसी तरीके से अडोला बर्स्ट यूजर को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा रिपोर्ट अगर विक्टर लिचिट पब्लिश करेगा तो ऑब्वियसली हाजिमा इंडस्ट्री का
प्रेसिडेंट उसको नेक्स्ट दिन बुलाता है ऑफिस में और लिचिट जाता है यहाँ पर हाजिमा इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट के साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए। यहाँ पर उनको पता चलता है कि विक्टर लिचिट को एज अ स्पाई की तरह इम्बेड किया गया था कंपनी 8 में, ताकि उन लोग शिंड्रा को बेसिकली एक्वायर कर पाए, क्योंकि शिंड्रा के पास अडोला बर्स्ट है। तो यहाँ पर हम लोग हाजिमा इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट और विक्टर लिचिट के बीच में कॉन्वर्सेशन देखते हैं। यहाँ पर हाजिमा इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट ये सब सारी चीजें बोल रहा था कि तेरा मिशन है कि तू शिंड्रा को यहाँ पर लेके आए, कैप्चर करे शिंड्रा को, तो स्पाई करे हमारे लिए, तो इस तरीके का रिपोर्ट क्यों लिख रहा है, ये सब सारे क्वेश्चन किया जा रहा था विक्टर लिचिट को। अब विक्टर लिचिट ये सब सारी चीजें होने के बाद वो जाता है कंपनी 8 के बेस पे, वो सब सारी चीजें बताता है कंपनी 8 के मेंबर्स को कि किस तरीके से वो स्पाई है, हाजिमा का स्पाई है। कंपनी 8 मेंबर्स को ऑलरेडी पता था कि वो हाजिमा का स्पाई है, पर उन लोग यहाँ पर कंपनी 8 के मेंबर्स यहाँ पर उन लोग प्लान बनाते हैं किस तरीके से विक्टर लिचिट शिंड्रा को लेके जाएगा हाजिमा इंडस्ट्री में। और उन लोग कोशिश कर रहे थे कि जो चाइल्ड अब्यूज का चीज चल रहा है, हाजिमा इंडस्ट्रीज जिस तरीके से चाइल्ड अब्यूज कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, उन लोग बेसिकली ये सब सारी चीजों को रोकना चाहते थे। तो हम देखते हैं कि विक्टर लिचिट और शिंड्रा जाते हैं हाजिमा इंडस्ट्री में और हमको यहाँ पर और एक अडोला बर्स्ट का इंडिविजुअल दिखाई देता है। ये बंदे का नाम है नाताको-सान और ये हाजिमा इंडस्ट्री में उसके डेवलपमेंटल स्टेज में है। हाजिमा इंडस्ट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि ये बंदा अडोला बर्स्ट यूजर बने। ऑलरेडी इवेंजलिस्ट ने उनका एक्सपेरिमेंट किया था और ये बंदा काइंड ऑफ सर्वाइव कर चुका था, तो ये ऑलरेडी गिवन था कि ये बंदा किसी न किसी स्टेज पर अडोला बर्स्ट यूजर बनेगा। पर जब शिंड्रा यहाँ पर आता है, शिंड्रा हाजिमा के बेस पे आता है, तो किसी न किसी तरीके से शिंड्रा का अडोला लिंक काइंड ऑफ उन लोग काइंड ऑफ लिंक करते हैं, नाताको-सान और शिंड्रा लिंक करते हैं। और हम देखते हैं कि नाताको-सान का जो डोरमेंट पोटेंशियल था, जो अडोला बर्स्ट था, वो बेसिकली धीरे धीरे से सरफेस पे आने लगा था। अब ये सब सारे केओस में जहाँ पर कंपनी 8 ने अटैक किया हाजिमा इंडस्ट्री के ऊपर, इसी का फायदा उठा के हम लोग इवेंजलिस्ट को भी अटैक करते हुए देखते हैं हाजिमा इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि उन लोग यहाँ पर नया जो अडोला बर्स्ट यूजर फॉर्म हुआ है उसको उन लोग सिक्योर करना चाहते थे। हमको पता है कि टोटल 8 अडोला बर्स्ट यूजर की खोज में उन लोग है, जिसको उन लोग 8 पिलर्स बोलते हैं, जिसको उन लोग यूटिलाइज करके पूरे दुनिया के ऊपर ग्रेट कैटेक्लिज्म फिर से लाना चाहते हैं, पूरे दुनिया को उन लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इवेंजलिस्ट बेसिकली उन लोग पूरे दुनिया को सन में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों है हमको पता नहीं है, पर ऐसा है मेरे भाई, ठीक है। अभी पूरे केओस में एक इवेंजलिस्ट के पास एबिलिटी है कि वो कई सारे इन्फर्नोस को कंबाइन करके एक मॉन्स्टर बना सकती है। तो हम देखते हैं कि इवेंजलिस्ट कई सारे इन्फर्नोस को कंबाइन करके वो एक मॉन्स्टर बनाती है और वो उसके सेंटर में नाताको-सान को रखती है। तो हम देख रहे थे कि नाताको-सान ऑलरेडी मेंटली अनस्टेबल था, वो काइंड ऑफ बहुत ज्यादा हाईली प्रेशराइज्ड इंडिविजुअल है। हमेशा से उसके पूरी जिंदगी में लोगों ने उसके साथ कुछ एक्सपेक्टेशन रखा था। तो हम देख रहे थे कि वो अपना मानसिक संतुलन, ये छोटा बच्चा है पर वो अपना मानसिक संतुलन खोए जा रहा था। और एक टाइम आता है, एक टाइम ऐसा भी आता है जहां पर नाताको-सान बेसिकली न्यूक्स ड्रॉप करने वाला था हाजिमा एम्पायर के ऊपर। वो मतलब इतना इंसेन लेवल पे स्ट्रांग बन चुका था और ऑब्वियसली क्योंकि वो अडोला बर्स्ट पोजेस करता है, तो हम देख रहे थे कि वो बहुत ही एक मैसिव अटैक मारने जा रहा था सब सारे लोगों के ऊपर। और अगर ये अटैक काइंड ऑफ सक्सेसफुल होता तो सब सारे लोग बेसिकली उन्हें तबाह हो जाते। ये अटैक नाताको-सान मारता है और कौन बचाता है, कौन बचाता है एट द एंड ऑफ द डे, यहाँ पर हमारा भाई चारोन जो बेसिकली और एक इवेंजलिस्ट है, जो बेसिकली प्रोटेक्टर है, वो चिप इन करके बचाता है। जब नाताको-सान ये क्रेजी ब्लास्ट मारता है तब चारोन बीच में आके, वो बेसिकली हमको पता है कि वो एब्जॉर्ब कर सकता है फायर को, वो सेकंड जनरेशन पायरोकिनेटिक है, तो वो बेसिकली सब सारे नाताको-सान के फ्लेम्स को एब्जॉर्ब करता है। इतना इंसेन लेवल का एब्जॉर्प्शन था ये, तो इंटेंसिटी यहाँ पर महसूस कर सकता था। तो वो सब सारे फ्लेम्स को एब्जॉर्ब करके वो फिर से काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट करता है उसी फ्लेम को स्काइज में। और होता क्या है कि जो वो काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट करता है फ्लेम को, चरण जो रिफ्लेक्ट करता है फ्लेम को, वो पूरा ब्लास्ट जाके डायरेक्टली हिट होता है मेरे भाई मून के ऊपर। वहां पर हमको दिखाई दे रहा था कि मून के ऊपर वो ब्लास्ट काइंड ऑफ हिट होता है और मून के ऊपर वो क्रेटर क्रिएट करता है। लाइक दिस वाज एब्सोल्युटली नट्स मैन। चारों नाताको-सान का अटैक रिफ्लेक्ट करने के बाद वो कंप्लीटली एग्जॉस्शन के मारे वो जमीन पे कोलैप्स हो जाता है। और बाद में कौन फाइट ये फिनिश करता है, कौन नाताको-सान को कंप्लीटली एनाइलेट करता है, यहाँ पर यूइचिरो चिप इन करता है। ये हाजिमा इंडस्ट्री का एसेट है, ये हाजिमा इंडस्ट्री का ट्रेनर है जो कई सारे बच्चों को ट्रेन करता है। ये बंदा क्वाइट डिफरेंटली वियर्ड है, क्योंकि इन अ सेंस कि वो वीक को बुली करना पसंद करता है। जो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल होते हैं उनको वो उनके साथ फाइट करना वो पसंद नहीं करता है। हालांकि
हालांकि वो खुद बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यूइचिरो हम देखते हैं कि वो ऑफेंसिव पे जाके वो अपने एबिलिटीज के जरिए से वो वन बाय वन हम देखते हैं कि नाताकुसान के जो पूरा आर्मर काइंड ऑफ चीज क्रिएट हुआ था इन्फर्नो के बॉडीज के जरिए से, उसको वो कम्प्लीटली स्लैश डाउन करता है, वो स्लैश डाउन करता है। और हम देखते हैं कि यूइचिरो काइंड ऑफ बचाता है यहाँ पर नाताकुसान को। अब नाताकुसान के जिंदगी में लोगों ने हमेशा से कुछ एक्सपेक्ट किया है उससे कि वो आगे बढ़े, वो ग्रेड्स लेके आए, वो स्ट्रांग बने, पर यहाँ पर यूइचिरो वो मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। यूइचिरो चाहता है कि नाताकुसान बेसिकली हमेशा वीक रहे ताकि वो उसको बुली कर पाए। तो यहाँ पर हमको क्वाइट वियर्ड यहाँ पर हमको कॉपरेशन दिखाई देता है नाताकुसान और यूइचिरो के बीच में। यहाँ पर हमको नया अडोला बर्स्ट यूजर जन्म लेते हुए दिखाई देता है, प्लस हमको यहाँ पर अडोला बर्स्ट यूजर का प्रोटेक्टर भी दिखाई देता है यूइचिरो के रूप में। अब ये सब सारे ओर्डियल में हम देखते हैं कि इवेंजलिस्ट नाताकुसान को कैप्चर नहीं कर पाते हैं, उन लोग सिक्योर नहीं कर पाते हैं। प्लस यहाँ पर जो फायर फोर्स का जो नेक्स्ट मूव था वो ये था कि फायर फोर्स अटैक करते हैं नेदर्स के ऊपर, जहां पर इवेंजलिस्ट बेसिकली जहां से ऑपरेट कर रहे थे। तो उन लोग चाहते थे कि उन लोग इवेंजलिस्ट के साथ डायरेक्टली फाइट करे, इस वजह से फायर फोर्स हम देखते हैं कि कंपनी 8 पर्टिकुलरली कंपनी 8 के मेंबर्स, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी फाइट किया था नेदर्स में, इस वजह से उनके मेंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट टीम्स में स्प्लिट कर दिया गया था। तो कंपनी 8 हमको डिफरेंट डिफरेंट टीम्स में दिखाई दे रहे थे और उन लोग अटैक करते हैं नेदर्स के ऊपर। अब ये जो पूरा सेगमेंट था वो काफी एक कूल सेगमेंट था, हमको अच्छा खासा फाइट दिखाई दे रहा था। पर यहाँ पर इवेंजलिस्ट ने ऑलरेडी एंटिसिपेट किया था कि फायर फोर्स के लोग यहाँ पर फिर से अटैक करेंगे। तो यहाँ पर जो इवेंजलिस्ट के मिनियंस है, जो लो लेवल के सोल्जर्स है, उन लोगों ने यहाँ पर काइंड ऑफ अ प्लान बनाया था कि किस तरीके से नेदर्स, क्योंकि बेसिकली अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है, अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम है, टनल सिस्टम है, जिसके ऊपर टोक्यो एम्पायर खड़ा हुआ है। तो इवेंजलिस्ट के मिनियंस ने प्लान बनाया था कि किस तरीके से उन लोग इन्फर्नोस को यूज करेंगे सिस्टमैटिक यहाँ पर डेमोलिशन काइंड ऑफ कैरी आउट करने के लिए टोक्यो एम्पायर का। उन लोग अंडरग्राउंड इन्फर्नो को एज अ बॉम्ब्स की तरह यूटिलाइज करना चाहते थे पूरे टोक्यो एम्पायर को डिमोलिश करने के लिए। और क्योंकि यहाँ पर फायर फोर्स के कई सारे सोल्जर्स ऑलरेडी इन्फर्नो में बदल चुके थे, तो उन लोगों का जो नंबर था, इन्फर्नोस का नंबर था, वो भी बहुत ज्यादा हेविली इंक्रीज हो गया था। तो यहाँ पर इवेंजलिस्ट के मिनियंस उन लोग इन्फर्नोस को सिस्टमैटिकली डेटोनेट करते हैं, पर वो कुछ काम नहीं आता है, क्योंकि माकी यहाँ पर जो कुछ भी फायर फोर्स जनरेट हुआ था सिस्टमैटिक डेटोनेशन से, उसको बेसिकली वो गाइड करती है अर्थ के डीपेस्ट लेवल पे। और बाद में वो जो फायर फोर्स था वो बेसिकली जो फायर का इंटेंसिटी था वो काइंड ऑफ अर्थ नेचुरली कूल डाउन कर लेता है और कुछ उस तरीके से सब सारे लोग बच जाते हैं। ये जो पूरा नेदर का सेगमेंट था जहाँ पर हम लोग नेदर्स में फिर से जाते हैं, ये पूरे सेगमेंट में हमको जगरनॉट का क्रेजी मोमेंट दिखाई दे रहा था, हमको तमाकी का मोमेंट दिखाई दे रहा था अच्छा खासा। हमको यहाँ पर आर्थर और हमारा भाई शिंड्रा फाइट करते हुए दिखाई दे रहे थे। हम लोग देख रहे थे दोनों इंडिविजुअल फाइट करते हैं जियोवानी के साथ। तो ये जो पूरा सेगमेंट था वो काफी एक एक्शन पैक्ड सेगमेंट था विद ग्रेट कैरेक्टर डेवलपमेंट। आई मस्ट से फायर फोर्स का सीजन 2 काइंड ऑफ कंक्लूड होता है एक मिनी ट्रेनिंग आर्क के जरिए से, जहां पर शिंड्रा और आर्थर जाते हैं बेनेमारू के पास ट्रेनिंग करवाने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए। ये सब सारी चीजों में हमको तमाकी भी चिप इन करते हुए दिखाई दे रही थी, वो भी स्ट्रांग होना चाहती थी। ये जो पूरा शिंड्रा और आर्थर का ट्रेनिंग सेगमेंट था वो बहुत ज्यादा इनिशियली बहुत ज्यादा ही फनी था। जो कुछ बेनेमारू करवा रहा था शिंड्रा और आर्थर से वो बहुत ज्यादा फनी था, पर हम लोग फनी से सीरियसनेस में बहुत जल्दी से आते हैं मेरे भाई। जिस तरीके से बेनेमारू ट्रेन करवा रहा था, जिस तरीके से बेनेमारू फाइट कर रहा था शिंड्रा और आर्थर से, वो मतलब खतरनाक मारे जा रहा था यार दोनों लोगों को। तो हम देखते हैं कि शिंड्रा और आर्थर उनके एग्जॉस्टेड स्टेट में चले जाते हैं और बाद में उन लोग अपने लिमिट्स को काइंड ऑफ पार करते हैं। उन लोग फ्लेम ऑफ डेथ को एक्वायर कर पाते हैं, उन लोग ब्लू फ्लेम्स को एक्वायर कर पाते हैं। तो सीजन 2 कंक्लूड होता है बहुत ही अच्छी तरीके से, जहां पर हमको अच्छा बिल्डअप मिल रहा था कि नेक्स्ट हम लोग फोकस करने वाले हैं इवेंजलिस्ट और फायर फोर्स डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करते हुए। तो ये बहुत ज्यादा एक क्रेजी सीजन था यार, मैं क्या बोलूं, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया है। नेक्स्ट सीजन 12 एपिसोड का होने वाला है सीजन 3, उसको मैं देख के डेफिनेटली उसके ऊपर मैं बात करूंगा, पर अब के लिए इतना ही था। मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया ये सीजन। तुम्हारा ओपिनियन क्या है डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तुम याद रखे, भाई वी आर पे ख्याल रखो अपना, पीस बाय।